हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जोड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। यहाँ पे बताना है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसको भी पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न उतार देते हैं। कोसेक यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू यहाँ पे है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है यहाँ पे सेक थीटा के बराबर होता है। इंटू है तो यहाँ पे इंटू देंगे। फिर यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे होता है कोस थीटा के बराबर, तो यहाँ पे दे देंगे कोस थीटा। अब क्या करना है, दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सेक को चेंज कर रहे हैं, तो सेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/, यहाँ पे कोस थीटा। तो सेक थीटा के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/, यहाँ पे कोस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेक थीटा के बदले हम लिख दिए 1/, कोस थीटा, और ये इंटू का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे लिख दिए हम कोस थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा। 1/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कौन करता है, ये क्षार क्या करता है कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए संस्कृत का प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। यानी वर्तमान काल यानी अभी संस्कृत की लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विजया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो ये जापान पर गिराया गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जापान के किस शहर पर गिराया गया, तो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। और जापान पर किस देश ने परमाणु बम गिराया, तो अमेरिका ने गिराया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है पंचायत भवन, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन है भूमि, डी ऑप्शन है यहाँ पे रेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे देखिए जो भूमि है, यहाँ पे भूमि क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है
तो ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, इसके मूलों का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। तो बोल रहा है कि इस ए का मान आप लोग क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है यहाँ पे, तो मूलों का गुणनफल दिया है और कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा गुणे क्या होता है, बीटा होता है। और अल्फा गुणे बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे c बट्टा a बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम 8। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे c का मान रख देना है और यहाँ पे a का मान रख देना है। आराम से आपका a का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। तो c का मान यहाँ पे क्या है, a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a। b का मान यहाँ पे कितना है, तो b का मान यहाँ पे -9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -9। और जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है। तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, तो c का मान a है, तो यहाँ पे रख देंगे a। और a का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 बराबर यहाँ पे 8 है, तो 8। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी यहाँ पे गुणा कर देना है। a में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे a हो जाएगा, और 8 में यहाँ पे 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी a का मान कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। यानी यहाँ पे c ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न की विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है यूनिट, सी ऑप्शन है कूलम्ब, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यहाँ पे यूनिट होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। और ये काफी ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसे भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। जो गांधी सेतु पुल है वो बताना है यहाँ पे कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा, बी ऑप्शन है सासाराम, सी ऑप्शन है पहाड़पुर, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो गांधी सेतु पुल यहाँ पे पटना में स्थित है। और ये जो गांधी सेतु पुल है वो एशिया का सबसे बड़ा नदी पुल है, यानी सबसे लंबा नदी पुल है। और यहाँ पे देखिए जो गांधी सेतु पुल है वो कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ये हिंदी का है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। जो बिरजू महाराज थे इनका संबंध किससे था। ए ऑप्शन है बांसुरी से, बी ऑप्शन है तबला से, सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन है यहाँ पे संतूर से। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे था आपको बताना है। तो इनका संबंध यहाँ पे कथक नृत्य से था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है। यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, यानी भूमि है। ए ऑप्शन है 71%, बी ऑप्शन है 29%, सी ऑप्शन है 41%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 46%। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, तो पृथ्वी का यहाँ पे 29% भाग स्थल है। और यहाँ पे पूछते कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है, तो पृथ्वी का यहाँ पे 71% भाग क्या है, यहाँ पे जल है। इसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, तो यहाँ पे 29% भाग स्थल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है, इसीलिए दूर से या चंद्र यहाँ पे दूसरे ग्रह से या चंद्रमा पे से जब आप लोग पृथ्वी को देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा। नीला किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि जो पृथ्वी है उस पे जल की मात्रा बहुत ही अधिक है, इसीलिए पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और नीला ग्रह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ये भी प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए कपास किस मिट्टी पे सबसे अधिक होता है, यानी कपास के लिए कौन सी मिट्टी यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ होता है, तो जो काली मिट्टी होता है ये कपास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे कपास काली मिट्टी पे बहुत ही ज्यादा होता है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x + ky बराबर 15 तथा x + 2y बराबर 15 के अनंतफल है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका अनंतफल है इन दो समीकरणों का। तो यहाँ पे जो k है इसका मान आप लोग क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो अनंतफल होता है तो इसका समीकरण क्या बनता है, इसका व्यापक रूप क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए a1/a2 ये होता है b1/b2 और यहाँ पे होता है ये c1 यहाँ पे क्या होता है c2 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो x यहाँ पे देखिए जो x में यहाँ पे गुणा कर रहा है ये हो जाएगा यहाँ पे a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा यहाँ पे c1। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और यहाँ पे ये हो जाएगा c2। बस आपको यहाँ पे रख देना है। a1 का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रख दीजिए 5 और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है x में तो कुछ भी नहीं होता है, वहां पे क्या होता है 1 होता है बराबर। यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, यहाँ पे k है, y में जो गुणा करता है वो b1 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे k बटा यहाँ पे b2 का मान देखिए, b2 का मान यहाँ पे कितना है 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए c1 का मान 15 है तो यहाँ पे 15 और c2 का मान यहाँ पे क्या है 15 ही है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इसको क्या करना है आपस में बराबर कर देना है। तो यहाँ पे 5/1 बराबर यहाँ पे कर देंगे k/2। तो k में 1 से गुणा होगा तो k और 5 में 2 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी k का मान कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हिंदी का है 14 नंबर की पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे। जो पिताजी थे वो बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 15 नंबर काफी महत्वपूर्ण है कि रेड डाटा बुक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेड डाटा बुक है वो क्या है। ए ऑप्शन है विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची, बी ऑप्शन है भारत की वनों की सूची, सी ऑप्शन है भारत के सभी पशुओं की सूची, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारत के सभी पक्षियों की सूची। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक क्या होता है, तो विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची होता है, यानी जो यहाँ पे जीव जंतु या पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे गिद्ध हो गया, इसकी प्रजाति यहाँ पे भारत से विलुप्त हो चुका है यानी खत्म हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे जीवों को किस बुक में लिखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में यहाँ पे लिखा जाता है। जो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पे हैं तो उन यहाँ पे प्रजातियों को किस बुक में लिखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे जनसंख्या दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग किस देश में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे चीन में रहते हैं। उसके बाद किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा लोग, तो उसके बाद किस देश में रहते हैं, तो अपना देश भारत में, यानी सबसे ज्यादा लोग चीन में हैं, उसके बाद कहाँ पे हैं, भारत में है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का मान 90 डिग्री है, AB 12 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर है, तो AC भुजा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे कोण A 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, यहाँ पे समकोण होता है, यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। और A बोल रहा है यहाँ पे, तो A यहाँ पे हो गया और B यहाँ पे हो गया और यहाँ पे C यहाँ पे हो गया, यानी कोण A क्या है, यहाँ पे समकोण है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए AB का मान 12 है, यानी AB का मान 12 हो गया और BC का मान कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BC का मान यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे लिख दिए 13। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि AC भुजा का मान ज्ञात करें। तो AC भुजा यानी यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या है यहाँ पे आधार है। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आधार निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, यहाँ पे आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दिया है, यहाँ पे 13 दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है। तो आधार को हम वैसे ही छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का 144 होता है, प्लस आधार का है, तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर कर देंगे। 144 इधर जोड़ रहे हैं तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको आधार निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 169 पहले से है, माइनस 144 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 और 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, बराबर यहाँ पे हो गया हम लोगों का आधार का स्क्वायर। तो हमको सिर्फ आधार निकालना है। तो आधार यहाँ पे देखिए आधार का स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आधार हो जाएगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 5, यानी आधार हम लोगों का कितना निकल गया, 5। आधार यानी जो BC है इसका भुजा कितना की भुजा की लंबाई कितना निकल गया, 5 निकल गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि किस दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोतियाबिंद। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है इसको कौन सा लेंस बोला जाता है, तो इसे अपसारी लेंस बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी जिसे हम लोग दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन यहाँ पे शांत। तो यहाँ पे बताना है कि जो मंत्री बीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था, तो उनका स्वभाव यहाँ पे दानी था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मंत्री बीरेश्वर थे वो कैसे थे, दानी प्रभाव के थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न की वाणी कब विष के समान हो जाती है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन यहाँ पे माता पिता के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी यहाँ पे देखिए राम नाम के बिना जो वाणी होती है वो विष के समान हो जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न की गोंडवाना की चट्टानों में किस खनिज का भंडार मिलता है। जो गोंडवाना की चट्टानें हैं उनमें किस प्रकार की खनिज पाया जाता है। ए ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन यहाँ पे सौर ऊर्जा। तो गोंडवाना की चट्टानों में किस खनिज का भंडार है, तो यहाँ पे कोयले का भंडार है, यानी कोयला सबसे अधिक है गोंडवाना चट्टानों में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न की दो संख्याओं का मौसत 13 तथा लसत 142 है, 82 है। इसमें यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम गुणे क्या होता है, यहाँ पे एचसीएफ। ये क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो ये आपको यहाँ पे
पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि दो संख्याओं का मौसत 13, लौसा 182, उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया है यहाँ पे 26 दिया है। तो ये जो पहली संख्या है यहाँ पे 26 लिख देंगे। बोल रहा है दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या उसी तरह छोड़ देंगे। एलसीएम यानी लौसा कितना दिया है 182 दिया है, तो यहाँ पे 182 और एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पे 13 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है और 26 इसमें गुणा कर रहा है, गुणा इधर कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा यानी ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 182 गुणे यहाँ पे 13 और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 9 18 और 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या कितना निकल गया यहाँ पे 91, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब क्या होता है हेडलाइट, हेडलाइट में किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग हेडलाइट में किया जाता है यानी अग्रदीप में किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर के पास साइड मिरर होता है ड्राइवर के पास, उसी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है यहाँ पे बहन। ये संस्कृत का प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेन साहब थे उनकी कितनी पुत्रियां थी। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और कितने बेटे थे, तो एक बेटा था, उसका नाम क्या था, तो कासू था। तो उसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पे x का कितना मान निकलेगा, तो 2 मान निकलेगा, वही इसका शून्यक होता है। तो शून्यक आपको क्या कैसे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर x का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद शून्यक मिलेगा। तो ऐसे बनाइएगा तो बहुत यहाँ पे ज्यादा समय लग जाएगा। आपको क्या करना है कि अगर इसका शून्यक 1 होगा तो 1 को यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये शून्यक होगा। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न दे तो जो ऑप्शन दे उसमें आपको क्या करना है, रख के यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले हम क्या रख के चेक करेंगे, 1 रख के चेक करेंगे। अगर 0 आएगा तो ये शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और x की जगह पे 1 रख दिए और प्लस यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 और यहाँ पे 1, यानी टोटल कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी शून्यक नहीं है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 4 आंसर आएगा, ये भी शून्यक नहीं होगा। इसमें भी 1 है तो ये भी शून्यक नहीं होगा। शून्यक होगा कौन, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्यक हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे रख के देख लीजिए, x² प्लस 2x प्लस यहाँ पे 1 की जगह पे कितना रखना है, यहाँ पे x की जगह पे -1 रखना है, तो यहाँ पे -1 और इसका स्क्वायर कर दिए प्लस 2 गुणे x का मान कितना है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे रख दिए -1 प्लस 1 है, तो यहाँ पे कर दीजिए 1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी -1 2 बार गुणा माइनस माइनस प्लस और 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 में 1 से गुणा होगा तो 2 और प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 में से यहाँ पे -2, 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, यानी ये क्या है, शून्यक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल आपको ऐसे ही चेक करना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, ऑप्शन रख के वहां पे अगर 0 आ जाता है x के मान पे वो ऑप्शन रखिएगा, अगर 0 आ जाता है तो उसका शून्यक है, अगर यहाँ पे 1 2 या माइनस में रहता है तो उसका शून्यक नहीं होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि वे खनिज जो कम खर्च तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैंग, बी ऑप्शन है खनिज, सी ऑप्शन है अयस्क, डी ऑप्शन है यहाँ पे भर्जन। तो वे खनिज जिसे कम खर्च तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में शामिल है। यहाँ पे बताना है कि कृषि कार्य में कौन कौन से शामिल हैं। ए ऑप्शन है भूमि को जोतना, बी ऑप्शन है पशुओं को पालना, सी ऑप्शन है मछली पालना, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में शामिल है, यानी कृषि कार्य में कौन कौन से शामिल हैं। यहाँ पे देखिए भूमि को जोतना ये भी कृषि कार्य में शामिल है, पशुओं को पालना ये भी क्या है कृषि कार्य में शामिल है, और यहाँ पे मछली पालना ये भी क्या आता है कृषि कार्य में ही आता है, यानी यहाँ पे डी यानी सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो देवलोक का मार्ग है वो किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है यहाँ पे त्याग से। तो देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो देवलोक का मार्ग यहाँ पे हमेशा सत्य से प्रशस्त होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 6 और यहाँ पे 3x प्लस y बराबर 8 एक प्रतिच्छेदी होगा। बी ऑप्शन है समानांतर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है संपाती होगा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग चेक कर कैसे करते हैं, तो a1 बटा a2 करके यहाँ पे तुलना करके, तो ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण और ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। जो x में गुणा करेगा वो a1, जो y में गुणा करेगा वो b1, जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c1। दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे c2। तो a1 बटा a2 करना है, तो a1 का मान यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। a2 का मान जो x में कौन गुणा कर रहा है, तो x में 3 गुणा कर रहा है, तो a2 का मान यहाँ पे 3 निकल गया। फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, और b2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी 1 बटा यहाँ पे भी आ गया 3। फिर यहाँ पे निकालेंगे c1 बटा c2, c1 कितना है यहाँ पे 6 है और c2 कितना है यहाँ पे 18 है, कट रहा है तो कटा दीजिए, 6 एकम 6, 6 3 18, यानी यहाँ पे भी आ गया 1 बटा 3। यानी आप लोग देख सकते हैं तीनों क्या है आपस में बराबर है, यानी a1 बटा a2 बराबर यहाँ पे b1 बटा b2 बराबर यहाँ पे है c1 बटा c2। तो ये कब होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, जब आलेख यहाँ पे संपाती होता है। तो ये क्या होता है, ऐसा कंडीशन बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। और जब संपाती होगा तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे, यानी अनगिनत हल होंगे। और ये कैसा होगा, तो ये संगत होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। आप यहाँ पे 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग यहाँ पे जरूर आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और यहाँ पे आप 30 प्रश्नों में से आप कितना यहाँ पे सही किए, आपके कॉमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है। यहाँ पे बताना है कि कौन एक स्वच्छ यानी अच्छा ईंधन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सीएनजी। तो यहाँ पे बताना है आपको कि निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहनों के पास जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। ऑल पे दबा लीजिएगा, तब भी जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।